अब हम डिस्कस करेंगे इनकम एंड स्पेंडिंग चैप्टर ऑफ डॉर्नबुश फिशर. The most important concern of macroeconomics is output fluctuations. Output fluctuates around its potential level. Potential level means full employment level of output. जब आउटपुट बिलो पोटेंशियल लेवल होता है तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है. जब आउटपुट अबोव पोटेंशियल होता है तो इन्फ्लेशन का रिस्क होता है. अभी यहां पे देखो, ये यूएसए का डेटा है फॉर द टाइम पीरियड 89 से लेके 2014 तक. तो 25 इयर्स का टाइम पीरियड है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है. और दो वेरिएबल्स हैं, पोटेंशियल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, यानी कि एक्चुअल जीडीपी. और आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्चुअल जीडीपी है, ओके, एक्चुअल जीडीपी इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी. ठीक है, यहां पे क्या है, पोटेंशियल एक्सीड्स एक्चुअल, यानी कि यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क प्रॉब्लम है. ठीक है, आप अपनी इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज करके अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हो विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेशन. ठीक है, और यहां पे आउटपुट जो है अबोव पोटेंशियल लेवल है, तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन का रिस्क होता है. हमें ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए. आउटपुट बिलो पोटेंशियल भी नहीं चाहिए, आउटपुट अबोव पोटेंशियल भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम कोई इकोनॉमिक पॉलिसी यूज करके, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करके, क्या इन आउटपुट फ्लक्चुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है, या फिर एटलीस्ट इन फ्लक्चुएशन की इंटेंसिटी कम की जा सकती है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो आउटपुट फ्लक्चुएशंस है ये होते क्यों है, उसके पीछे अंडरलाइंग इकोनॉमिक मैकेनिज्म क्या है वो समझना पड़ेगा. और उसी के लिए हम इस चैप्टर में केन्स की थ्योरी पढ़ेंगे. ये जो केन्स की थ्योरी है, इसको ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है. ठीक है, मतलब एक इसेंस को, एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है इस स्टेटमेंट से. ये मैंने डॉर्नबुश फिशर की बुक में से लिया है. ठीक है, स्पेंडिंग डिटरमिन्स आउटपुट एंड इनकम, बट आउटपुट एंड इनकम ऑल्सो डिटरमिन्स स्पेंडिंग. ठीक है, इस स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. पहले वर्ड्स यानी कि टर्म्स है, पहले हम उसको क्लैरिफाई करते हैं, जैसे कि आउटपुट और इनकम. थ्रू आउट द डॉर्नबुश फिशर बुक ये जो आउटपुट एंड इनकम ये जो दो टर्म्स हैं, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया गया है. यानी कि आउटपुट की जगह पे आप इनकम यूज कर सकते हो और इनकम की जगह पे आप आउटपुट यूज कर सकते हो. अगर हम कुछ नुआंसेस जैसे कि सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इनको अगर हम इग्नोर करें ना, तो आउटपुट और इनकम की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी. और वही किया गया है डॉर्नबुश फिशर की बुक में. और हमारे इस कोर्स में हम एज्यूम करेंगे कि आउटपुट और इनकम की वैल्यू सेम है. ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, उससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म है इस डेफिनेशन में, स्पेंडिंग. अभी स्पेंडिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? स्पेंडिंग का मतलब है एग्रीगेट डिमांड. वो क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेसेस, नेट एक्सपोर्ट, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये किसी न किसी तरह की स्पेंडिंग है. कंजम्पशन जो है ये हाउस होल्ड की स्पेंडिंग है ऑन कंज्यूमर गुड्स. इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्म्स की स्पेंडिंग है ऑन कैपिटल गुड्स. जी जो है ये गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है टू परचेस गुड्स एंड सर्विसेज. नेट एक्सपोर्ट जो है ये फॉरेनर्स की स्पेंडिंग है ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स. तो सारे के सारे जो
कंपोनेंट्स है, ये चारों कंपोनेंट, ये किसी ना किसी तरह की स्पेंडिंग है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ और इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है और सडनली कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, हाउस होल्ड को लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, इनकम ग्रोथ अच्छी होगी, उनके जॉब सिक्योर है, तो वो क्या करते हैं कि अपना कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंजम्पशन इकोनॉमी में डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी, तो उस इंक्रीज डिमांड को मीट करने के लिए फर्म्स अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, तो उससे क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, यानी कि इनकम इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आउटपुट और इनकम को हम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ये दो वर्ड एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। और एक लॉजिकल पॉइंट से भी सोचोगे आप, तो जो इंक्रीज आउटपुट है वो एज अ इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आउटपुट अगर समझो $10 बिलियन से बढ़ गया तो इनकम भी $10 बिलियन से बढ़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंजम्पशन इन द इकोनॉमी इनकम हैज इंक्रीज, बट थिंग्स वोंट स्टॉप हियर, चीज़ें यहाँ पे रुकेगी नहीं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इनकम कंजम्पशन विल फर्दर इंक्रीज। ओके, कंजम्पशन और भी इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इनकम। ठीक है, और फिर से आउटपुट इंक्रीज होगा, फिर से इनकम इंक्रीज होगा, तो ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है, एक स्पाइरल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी ये स्पाइरल रुकेगा कि नहीं रुकेगा, और रुकेगा तो कितने टाइम के बाद रुकेगा। अगर समझो $10 बिलियन से कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इनकम कितने $बिलियन से बढ़ेगा एंड में, तो वो सब हमने कुछ क्वांटिफाई नहीं किया, वो हम आगे जाके थ्योरी के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो स्पाइरल है दोनों डायरेक्शन में काम करता है। समझो दूसरा सिचुएशन लेते हैं, समझो लोगों को लगता है कि रिसेशन आने वाला है, तो उससे क्या होगा, लोग अपना कंजम्पशन कम कर देंगे, उसकी वजह से आउटपुट कम होगा, उसकी वजह से इनकम कम होगा, और इनकम कम होने की वजह से कंजम्पशन और भी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये स्पाइरल स्टार्ट होने की वजह से आपको एक सेंस आया होगा कि इसकी वजह से ये आउटपुट फ्लक्चुएट होता होगा ना, है ना, राइट ना, क्योंकि एक इनिशियली जो इम्पैक्ट या डिस्टर्बेंस आ रहा है उसकी वजह से वो बार बार वो रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से फ्लक्चुएशन होने के चांसेस है ना। ठीक है, वो वही रीज़न है कि नहीं है, वो हम आगे डिटेल में और भी हमें पता चलेगा, लेकिन एक तरह से आपको मतलब थोड़ा सा तो आइडिया आ गया होगा केन्स की थ्योरी के बारे में कि एक्चुअल में केन्स कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखना कि अभी तक हमने कुछ भी क्वांटिफाई नहीं किया है, यानी कि कितना इनकम बढ़ने से मतलब कितना कंजम्पशन या कितना कोई भी कंपोनेंट बढ़ सकता है एग्रीगेट डिमांड का। समझो गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्पेंड कर दिया तो भी सेम इफेक्ट होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, फिर से उसकी वजह से कंजम्पशन इंक्रीज, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो हम थ्योरी के डिटेल में देखेंगे कि ये फाइनल इम्पैक्ट इसका कितना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि थ्योरी के डिटेल में जाना स्टार्ट करते हैं, और थ्योरी एक्सप्लेन करते समय हम बहुत ही बेसिक अलजेब्रा यूज करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ग्राफ यूज करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअल थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं।